आसान बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हमारा अध्याय है 5। अध्याय 4 तक हम पढ़ चुके हैं। और अध्याय 5 के लेखक कौन है? अध्याय 5 के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। और अध्याय 5 का नाम क्या है? भारत माता। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है? भारत माता है। एक तरफ का जो भारत है वो अंधेरा वाला भारत है और दूसरी तरफ का भारत क्या है? सूर्य की रोशनी में भारत है। इधर के लोग खुश हैं और इधर के लोग निराश हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल इसी चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न 1 की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट है उसमें जा करके तुम इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए हम केवल उस पर ही केंद्रित रहते हैं। कहता है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? कहता है जो प्रथम अनुच्छेद है तो भारत माता का कैसा चित्र है? तो देखो, उसमें भारत की आत्मा के रूप में, जो हमारा देश है उसके आत्मा के रूप में ग्रामीणों के दुख भरे जीवन की धुंधली और धूल भरी छवि उतारी गई है। जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें जो है भारत की जो आत्मा है वो एक धुंधली और धूल भरी छवि है। और वो किसकी है? ग्रामीणों के दुख भरे जीवन की। ये लोग शिक्षा, संस्कृति, धन संपत्ति आदि सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। दुख भरा जीवन है तो ये हर क्षेत्र में क्या होगा? पिछड़ा हुआ होगा। और मिट्टी की मूर्ति की तरह सभी अन्यायों को सहन करते हुए मौन रहते हैं। और जो दुखी होता है, जो गरीब होता है और जो कमजोर होता है, वह सभी अन्यायों को सहता है। कैसे? मिट्टी की मूर्ति की तरह। और जो सहता है वो हमेशा मौन रहता है, क्योंकि जो नहीं सहेगा वो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? एक शब्द है प्रवासिनी। हम जब दूसरे के यहाँ जाते हैं अपने घर को छोड़कर कुछ दिनों के लिए तो उसको हम प्रवास कहते हैं। बेगूसराय में कांवर झील है, वहाँ पर साइबेरिया से पक्षी प्रवास करने आते हैं। फिर जब वो बच्चे को यहाँ जन्म दे देते हैं तो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो वही वह प्रवासनी। जब हम अपना घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं कुछ दिनों के लिए और फिर हमें अपना घर लौटना होता है तो उसको हम लोग प्रवासिनी कहते हैं। तो देखो, अपने शासक के विदेशी होने के कारण और देश की स्वतंत्रता की हानि के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। और अपने घर में कोई प्रवासिनी कब हो सकता है? यदि तुम्हारे घर का मालिक कोई और हो जाए। तो तुम्हारे घर का जो मालिक होगा वो क्या होगा? विदेशी होगा। तो देश था, उसका मालिक कौन हो गया? विदेशी हो गया। और वो विदेशी जब वो हमारा मालिक होगा तो हम क्या होंगे? हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। तो देश की स्वतंत्रता की क्या हो गई है? हानि हो गई है। क्लियर हो गया? लोगों को विदेशी सरकार के सभी आदेशों का पालन करना पड़ता था। ऑब्वियस बात है, अगर हमारा शासक कोई और होगा तो उसके हमें सभी आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और जो विदेशी लोग होंगे उनका शासन का क्या होगा? उसकी जो शासन पद्धति होगी वो हमेशा खराब होगी। तो हर अन्याय और शोषण को भी चुपचाप सहन करना पड़ता था। हमारे सभी संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया था, चाहे वो कोयला की खदानें हो या अबरक की खदानें या सोना का खान, उन सभी संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया था। इस प्रकार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। क्लियर हो गया? अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? देखो, हमारा जो भारतवासी क्या है? बेहद गरीब है, दीनहीन है, नग्न है, कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, भूखा है, खाना भी नहीं है, निराश्रित है, रहने के लिए घर भी नहीं है और शोषित है। लोग इसके ऊपर शासन कर रहे हैं। इसके अलावा वे अज्ञानी हैं, अशिक्षा और गरीबी की मार के कारण असहाय होकर जी रहे हैं। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4। भारत माता का ह्रास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? ह्रास, ह्रास का मतलब क्या होता है? क्षति, कमी। कहता है ये राहुग्रसित हो गया। ये क्या हो गया है? राहुग्रसित हो गया है। तो चलो देखते हैं। कहता है, भारत की जो मातृभूमि है ये ग्रामीण सुंदरता की झलक दिखाती है। उस समय का जो हमारा भारत था वो ग्रामीण सुंदरता की झलक दिखाता था। लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, चारों तरफ खुशियां थी।
उनके मुख पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश की हंसी फैली होती है। देखो मेरा नाम आ गया, मेरा नाम आ गया। तो उनके मुख पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश की हंसी क्या होती थी? फैली होती थी। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। लोग, अब देश हो गया पराधीन, तो जब पराधीनता होगा तो वह हंसी अब फीकी पड़ जाएगी, मैली हो जाएगी। भारत माँ जैसे हंसी किसी के चेहरे पर से खत्म होगी तो क्या होगा? वह उदास उदास दिखाई देने लगेगा। तो भारत माता भी अब उदास दिखाई देती है। ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। अंग्रेजी शासन ने भारत को खोखला कर दिया, विदेशी शासन भारत को क्या किया? खोखला कर दिया। यहाँ से सारी चीजें लेके बाहर चला गया, यहाँ की जनता को दुखी बना दिया था और भारत की अस्मिता को धूमिल कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारत माता उदासीन हो गई है। इसलिए कवि ने कहा है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूर्ख क्यों कहता है? बहुत अच्छा सवाल है। गीता प्रकाशिनी, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गीता प्रकाशिनी क्या है और ज्ञान मूर्ख क्या है। यानी उसको ज्ञान की कमी है। और गीता प्रकाशिनी, गीता में क्या है? जीवन का सार है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गीता का रोज अध्ययन करता है तो वो जीवन के मूल मंत्र को समझ जाता है। तो ये गीता प्रकाशिनी है, यानी यहाँ जीवन का सार है, फिर भी ज्ञान मूल है, फिर भी ऐसा प्रतीत हो रही कि उसको ज्ञान की कमी है। तो ऐसा क्यों है? तो कहता है, पहले तो लंबा चौड़ा लिख देंगे, भारत का अतीत बहुत ही समृद्ध और गौरवमय रहा है। हमारा देश विश्व गुरु के रूप में संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से कई सदियों तक जगमगाता रहा है। कहा जाता है जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय थी, तक्षशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय था, उस समय यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, ये कहा जाता है। लेकिन इतने ज्ञानी होने के बावजूद यहाँ के लोग अपना आत्मगौरव खो दिए हैं और पराधीनता स्वीकार कर मूर्खता यानी बेवकूफी का परिचय दे रहे हैं। इसलिए कवि ने भारत को ज्ञान मूर्ख कहा है। तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कहाँ बढ़ते हैं? प्रश्न नंबर 6 की ओर। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? सफलता मिल गई है। क्या सफल हुआ है? तप संयम। संयम, जब उसने संयम का परिचय दिया, मतलब उसने उकताहट का परिचय नहीं दिया और तप किया, इंतजार किया। तपस्या क्या होता है? इंतजार खोजता है, जिसमें कई कठिनाइयों से ऊपर उठा जाता है। तो कहता है, क्या कहता है? देखो, भारत माता ने हमेशा से ही अपनी संतानों को अहिंसा के अमृत रस का पान कराया है। महात्मा गांधी से पूर्व महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा का ज्ञान दिया है। तो ये जो अमृत रस है, ये क्या है? अमृत रस है, यानी अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला कभी मर नहीं सकता है। तो उनकी संतानें अब भ्रम और भय से मुक्त हो गई है, क्योंकि अब उसको डर ही नहीं लग रहा है कि क्या होगा। तो जब किसी को भ्रम और भय समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो अब भारत माता जो है अब दोबारा जग जननी हो गई है, कहलाने का अधिकार पा रही है। भारत का खोया हुआ आत्मविश्वास और गौरव लौट आया है, क्योंकि लोगों को अपना भय है और ना भ्रम है। इसलिए भारत माता का तप संयम सफल हो गया। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। स्वप्रसंग व्याख्या करें। स्वप्रसंग व्याख्या करें। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। स्वर्ण सस्य, स्वर्ण मतलब सोना, सस्य मतलब सोना। धरती सा सहिष्णु, वो धरती जो सहिष्णु है वो भी मन अब कुंठित हो गया है। तो यही चीज है। चलो देखते हैं क्या सब लिखा है। पहला तो कहाँ से लिया गया है? भारत माता से लिया गया है, कविता से लिया गया, ये सब लिख देंगे। कवि क्या कहते हैं? भारत की जो सुनहरी फसलों वाली धरती है वो विदेशी लोगों के अन्याय और अत्याचार का शिकार हुई है। स्वर्ण सस्य मतलब सोना वाली जो फसल है। क्यों सोना, हम लोग इसको सुनहरी फसल कह रहे हैं? क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं एक ही जगह पे। और इस अत्याचार को लंबे समय तक सहने के कारण, जब किसी अत्याचार को लंबे समय तक सहन किया जाएगा तो सहनशील मन भी क्या होता है? धीरे धीरे कुंठित सा हो जाता है।
जब किसी के ऊपर कोई अन्याय होता है, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो वो सहनशीलता हुआ। फिर अन्याय हो रहा है, कोई जवाब नहीं दिया तो धीरे धीरे मन कुंठित हो जाता है कि आखिर हम विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वही सा हो गया। यहाँ कवि ने पराधीन भारत के लोगों की पीड़ा और मनोदशा का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। तो क्लियर हो गया 7 का क। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 का ख। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 का ख। कहता है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिम्रांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। तो देखो ये पूरा क्या है ना, ये जो भारत माता है उसके जो स्वरूप है उसका इसमें चर्चा किया गया है। पहले तो लिख देंगे भारत माता नामक कविता से लिया गया है। तो देखो साकार करते हुए उनकी आंखों का बहुत ही कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है ना। भ्रिकुटी यानी आंखों का चित्रकलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। भारत माता की जो क्षितिज रूपी भौएं हैं उस पर एक कज्जल रेखा खींची हुई है, और उनके आकाश रूपी नयन में देखो नामित नयन नभ, आकाश, नयन मतलब आंख, वस्पाच्छादित है ना, वाष्प रूपी अश्रु भरे हुए हैं। नभ में अगर बादल हो तो उसमें क्या है, पानी है, यानी आकाश में पानी है। तो कहता है ये जो नयन है उसमें वाष्प है यानी आंसू है। क्या है, आंसू है। ऐसा लगता है मानो वे अभी बरस पड़ेंगे, और जैसे बारिश बरस पड़ता है उसी तरह आंसू गिर पड़ेगा। कवि ने यहाँ भारत के आंसू कब आएगा, जब लोग बेबस होंगे, पीड़ा है और उदासी है, उसी को रूपक के माध्यम से अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। क्लियर हो गया, ख खत्म हो गया। अब है 7 का ग। नहीं है, अब क्या है, व्याकरण है। अब क्या है, व्याकरण है। हमने कहा है सभी व्याकरण को हम एक साथ डाल करके पढ़ेंगे ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। तो यहाँ हम इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।